राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम करने जा रहे हैं DBMS PYQ सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें से हमें क्वेश्चंस 2-3 देखने को मिलते हैं हमारे पेपर के अंदर, और ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में सिंपल फॉर्म्स है हमारे पास 4-5, उनको हमें अच्छे से समझना है। और PYQs क्वेश्चंस के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमारे सामने क्वेश्चंस को कैसे मोल्ड करके UGC नेट रिप्रेजेंट करता है, हमें कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है पेपर के अंदर, किन किन पैटर्न्स पे हमारे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी और सिंपल है। तो इतनी टेंशन मत लेना कि हो नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, 1NF 2NF 3NF सारी चीजें एक जैसी सी है, तो इसीलिए ऐसे जैसे लॉसलेस जॉइंट क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन आ जाता है, उसके अंदर क्या चीजें होती है, ट्रांजिटिविटी, पार्शियल इंडिपेंडेंसी। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स देख के ना थोड़ा दिमाग घूम जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ, जुगाड़ के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से हमारे सॉल्व भी हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो जाके प्लीज यूट्यूब चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें हमने PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ये हमारी 3rd यूनिट चल रही है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की भी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी। बाकी भी साथ के साथ पैरेलल ट्राई कर रही हूँ मैं कि बाकी भी कंसेप्ट्स और टॉपिक से रिलेटेड और PYQ सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो अगर आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं उसके बारे में कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन को अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो नॉर्मलाइजेशन होता है कि एक बड़े से टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको डिवाइड कर देना सब पार्ट्स के अंदर। क्यों, किस लिए करना है हमें, ताकि डाटा हमारा डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, डाटा की इंटीग्रिटी को हम मेंटेन कर सके, उसके अंदर इंसर्शन अपडेशन या फिर डिलीशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, एनोमलीज क्रिएट ना हो। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी टेबल्स को छोटे छोटे टेबल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें हमारी फॉर्म्स आ जाती है, कौन कौन सी आती है, 1NF 2NF, मतलब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, उसके बाद बॉयज कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इनके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चंस के साथ एक एक करके अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। तो इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां जो करते हैं, सबसे बेसिक वाली ये होती है कि हम क्वेश्चन में ये चीजों को नोट नहीं करते। फॉल्स पूछा है, ट्रू पूछा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, ओनली, एंड, वन, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम मिस्टेक्स करके आते हैं, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक हमारे 2 नंबर कटवा सकती है, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। इसने फॉल्स पूछा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा कि एनी रिलेशन विद 2 एट्रीब्यूट्स इज इन BCNF। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। कोई भी रिलेशनशिप हमारा 2 एट्रीब्यूट्स के साथ होगा, ठीक है, विद 2 एट्रीब्यूट्स इज इन BCNF, वो हमेशा हमारा बायस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। एनी रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली 1 एट्रीब्यूट इज इन 2NF, ये भी सही है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो हमारी एटॉमिक वैल्यूज होती है। ठीक है, जितने भी टेबल्स को हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिवाइड करेंगे, सब पार्ट्स में आगे फर्दर डिकम्पोज करेंगे, तो वो सारी की सारी हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, तो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो ये वाला बी पॉइंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। उसके बाद रहता है ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होने की इन 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हमारा जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होता है किसी भी की के ऊपर।
तो ये भी बिल्कुल सही लिखा। लेकिन अब देखो ए और डी में से BCNF के बारे में लिखा है, तो ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन BCNF रिलेशन, तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि PCNF में हमेशा टू एट्रीब्यूट्स के अंदर एक रिलेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें से हम जब अगर दो टेबल्स को कंबाइन करते तो वहां पे एक कॉमन एलिमेंट आ जाता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड या तो सुपर की होनी चाहिए हमारी अल्फा, या फिर बीटा अल्फा का सबसेट होना चाहिए उसके अंदर, तो हमारा BCNF रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होने की इन BCNF रिलेशन। देखो हमने अभी पढ़ा था, इसमें सारी की सारी चीजें वही लिखी हुई है कि x मतलब x को मैंने अल्फा से डिनोट किया है और y को बीटा से डिनोट किया है। ठीक है, तो इसने बोला है कि हमारा रिलेशन कोई भी R BCNF में कब हो सकता है, उसके तीन उसने कॉमन वो बताई है, प्रॉपर्टीज बताई है कि हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि x और y अगर ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो y क्या होना चाहिए, x का सबसेट होना चाहिए, मतलब अल्फा का बीटा का सबसेट क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, या फिर x हमेशा क्या होनी चाहिए, हमारी सुपर की होनी चाहिए किसी भी स्कीमा R के लिए। ठीक है, तो ये कीज के बारे में कल हमने पढ़ा था, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, और लास्ट वाली वीडियो में पीवाइज क्यूज के थ्रू, तो आपको पता ही होगा सुपर की हमारी क्या होती है। अगर जिस भी बच्चे को नहीं पता तो वो जाके एक बार प्लीज लास्ट वीडियो को देख लेना, वहां से सारी कीज में डिफरेंस का पता चल जाएगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया मैंने सारी कि हर एक डिफॉल्ट कोई भी रिलेशन हो हमारे पास, वो हमेशा किस में होगा, हमारा 1NF में। 1NF में तो होगा ही होगा। सेकंड NF में हमारा होता है कि सारे कैंडिडेट की का रिलेशन होता है ना, सिंगल 10 कैंडिडेट्स की कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, तो वो हमारा हमेशा सेकंड NF में होगा। या फिर इसके अपोजिट सेकंड जो डेफिनेशन इसकी होती है कि हम सारी की सारी पार्शियल डिपेंडेंसीज को अगर रिमूव कर दे तो वो फॉर्म भी हमारी कौन सी होती है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है। ठीक है, अगर और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो उसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना किसी भी रिलेशन के, अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, थर्ड NF होते हैं, और इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिजाइन। तो 3NF में हम प्राइम एट्रीब्यूट्स के साथ ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी भी यूज करते हैं, और BCNF में हमें वो रिमूव करनी पड़ती है। अगर रिमूव नहीं कर सकते हम तो एक कंडीशन होती है गिवन उसमें कि जो हमारा अल्फा है वो सबसेट होना चाहिए किसका, हमारा बीटा का। यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया कि एवरी बाइनरी रिलेशन मतलब ए रिलेशन विद ओनली टू एट्रीब्यूट्स, या तो बाइनरी रिलेशन लिखा आ जाए कहीं पे भी, या फिर रिलेशन विद एनी टू एट्रीब्यूट्स, वो हमेशा हमारा किस में होगा, BCNF में होगा, बायस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा बिलोंग्स टू बीटा इज कॉल्ड ट्राइवल इफ बीटा इज द सबसेट ऑफ अल्फा। यही बात अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, यहाँ पे एक उसमें सिंबल में लिखा हुआ है कि बीटा इज द सबसेट ऑफ अल्फा। तो जो थर्ड NF है ना, वो हमारा हमेशा पॉसिबल होगा कि वो लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन के अंदर ही होगा। तो अगर कहीं डायरेक्टली मेंशन है कि 3NF में है हमारे कोई भी रिलेशन, तो वो कैसा होगा, तो हम बिना सोचे समझे उस पे लगा सकते हैं कि वो लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन के अंदर ही होगा। तो ये लॉसलेस क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होती है, ये सारी चीजें अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप करेंगे धीरे धीरे। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक टर्म को एक्सप्लेनेशन है उसकी, कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो BCNF में नोट प्रिजर्व फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो BCNF हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं करता। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें ना एक लाइब्रेरी का डाटाबेस गिवन है, उसमें हमें बुक और कलेक्शन दो टेबल गिवन है अलग अलग, उसके अंदर टाइटल, ऑथर, कैटलॉग, पब्लिश ईयर और प्राइस गिवन है। कलेक्शन में टाइटल, ऑथर एंड कैटलॉग नंबर। तो इन दोनों में एक तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, वो क्या है हमारा एट्रीब्यूट कैटलॉग नंबर है। तो उसने बोला है कि हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, टाइटल और ऑथर की फंक्शनल डिपेंडेंसी है कैटलॉग नंबर। ठीक है, कैटलॉग नंबर की है टाइटल, ऑथर, पब्लिशर और ईयर, और पब्लिशर, टाइटल, ईयर की है प्राइस। तो इनमें हमें ये बताना है कि ऑथर और टाइटल को एज्यूम करके कि इसमें से ट्रू क्या है, कि बुक वाला टेबल जो है और कलेक्शन वाला जो टेबल है हमारा अलग अलग, वो किस किस फॉर्म्स में है। तो बुक हमारी 2 नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और कलेक्शन हमारी 3 नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। ये क्यों आ जाएगी, तो ये बताती हूँ मैं। हमने सबसे फर्स्ट वाला उठाया ना जिसमें ऑथर और टाइटल है, सॉरी सबसे पहले हमने कलेक्शन वाला उठाया, तो कलेक्शन वाले में अंदर हम
सॉरी बुक का उठाया है, टाइटल ऑथर कैटलॉग नंबर वाला। तो इसके अंदर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है, डिपेंडेंसीज गिवन है हमारी, टाइटल ऑथर से कैटलॉग नंबर है, कैटलॉग नंबर से हमारी टाइटल ऑथर पब्लिशर और ईयर था, पब्लिशर टाइटल ईयर से हमें क्या गिवन था, प्राइस गिवन था। तो ये यहाँ पे हमारी सुपर की है, ठीक है। तो सुपर की जिसमें आती है टाइटल ऑथर हमारा सुपर की, मतलब अल्फा हमारा अगर सुपर की हो जाता तो वो हमारी किस में हो जाती है, BCNF में हो जाती है, ठीक है। तो BCNF के अंदर होगी ये हमारी क्यों कौन सी होगी, कलेक्शन वाली। अब हम बुक की बात करें तो बुक वाला कैटलॉग हमारा किसके अंदर है, 2NF में है, ठीक है। 3NF में नहीं है क्योंकि इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं है, सारे के सारे इसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स भी और ट्रांजिशनल सॉरी तो इसलिए हमारी 2NF में। तो कलेक्शन हमारी किस में आ जाएगी, 3NF, बुक हमारी आ जाएगी 2NF में। तो 2NF के साथ हमारा BCNF तो गिवन ही नहीं है, तो जो BCNF में होता है वो हमारा 3NF में भी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैम अभी तो हमने BCNF में किया था और इसको 3NF में किया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी, और तीनों की तीनों नॉर्मल फॉर्म हमारी किस में होती है, BCNF में भी होती है। तो इसलिए हमारा 3NF क्या आ गया, कलेक्शन का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि द बेस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशन आर ABCD along with the set of functional dependency। तो इसमें क्या होता है ना कि हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है कि A और B कंबाइनली किसको फाइंड आउट कर रही है, C को, ठीक है। यहाँ से A और B हमें फाइंड आउट करके दे रही है C को, और A भी साथ में किसको फाइंड आउट कर रही है, D को भी कर रही है। और उसके बाद है, उसके बाद आ जाएगा C से हमें A मिल रहा है, C से हमें A मिल रहा है, मैं जहाँ पे एरो बना रही हूँ ना उसका अच्छे से देख लो, ठीक है। और D से हमें B मिल रहा है, तो अब सबके ऊपर एरो आ गया, मतलब हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए इनका कंबाइंड क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो इसमें सॉरी तो इसमें हमें ये पता करना है कि ये कौन से है। तो ये हमारी आ जाएगी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि अगर हम इसका क्लोजर निकालेंगे, ए बी का कंबाइन निकालेंगे, ए बी से हमें ABCD सारे मिल जाएंगे, ABC और C से D हमें किसे मिल रहा है, B से D तो नहीं मिल रहा, मतलब इनका कंबाइन क्लोजर निकालेंगे ना तो हमें ABCD BC और AD चारों के चारों मिल जाएंगे, और चारों हमारे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो इसमें ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी और ना ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। BCNF में क्यों नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि इसके अंदर टू एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन नहीं है ये सिर्फ, अगर बाइनरी रिलेशन होता तो ये हमारा BCNF के अंदर आ जाता, इसलिए हमारा ये 3NF के अंदर आया। उसके बाद अब हमें इसमें बताना है कि the best normal form of relation are ABCD along which of the following is false। अब इसमें फिर से false पूछा है, तो अब देखो इसका तो देखते ही पता चल रहा है, हमें बाकियों को तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसके फर्स्ट ऑप्शन को ही पढ़ेंगे ना, एवरी बाइनरी रिलेशन इज नेवर बी इन BCNF। अभी हम इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ के आए कि हमारा बाइनरी रिलेशन हमेशा किस में रहेगा, BCNF में रहेगा। तो इसका आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, उसके बाद वाले भी पढ़ लेते हैं। एवरी BCNF रिलेशन इज इन 3NF, बिल्कुल सही है। 1 2 फर्स्ट NF 2NF 3NF एंड BCNF आर बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज ए स्पेशल केस ऑफ जॉइंट डिपेंडेंसी, ये हम आगे पढ़ेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा उसने। इसमें फॉल्स पूछा था, तो इसलिए अगर यहाँ पे नेवर नहीं होता ना तो फिर ये ट्रू हो जाता, फिर ये फॉल्स नहीं होता। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी क्वेश्चंस में गलतियां होती है पेपर के अंदर। अब आ गया हमारा लॉसलेस प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन क्या होता है और कौन कौन सी फॉर्म में। तो इसने बोला सिलेक्ट द फोर स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर नॉर्मल फॉर्म्स। तो इसने बोला है कि लॉसलेस प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF इज ऑलवेज पॉसिबल, ये तो बिल्कुल सही है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं लास्ट में। सेकंड है लॉसलेस प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल। तो BCNF में हमारी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है, ये भी हम पढ़ के आए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फॉल्स वाला पूछा था। एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट्स इज इन BCNF,
तो ये तो बिल्कुल सही है। विद टू एट्रीब्यूट्स आ जाए या फिर बाइनरी रिलेशन आ जाए तो वो हमारा हमेशा किस में रहेगा, BCNF में रहेगा। और BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है हमारी, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये अभी हम पढ़ के आए थे, ऊपर टेबल में एज इट इज गिवन था। तो आप अगर सिर्फ ये वीडियो अभी क्लासेस में भी लर्न कर रहे हो ना, तो वहां से भी देखो बार बार सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर से। 2014 में था वो वाला, अभी 2015 का, अभी फिर से आ गया 2015 का। तो नॉर्मलाइजेशन क्या था, हमें मैच करना है। तो ये तो भी हम पढ़ के आए हैं कि हम डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए डाटाबेस में क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं और डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ए का क्या आ जाएगा, सेकंड। ए का सेकंड से फोर्थ वाला तो हो गया, बी और सी रह गया, हमें दो ऑप्शन क्या हो गया हमारे, एलिमिनेट हो गए। उसके बाद डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी हमारी क्या होती है, मेटा डाटा डिस्क्राइबिंग अबाउट डाटाबेस। तो एक बी का हमारा आ जाएगा फोर्थ, बी का आ गया फोर्थ, ये भी दोनों में ही है। उसके बाद आ जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूजर। तो इंटीग्रिटी का नाम जहाँ पे भी आ जाए ना, तो वहां पे ये उसमें प्राइमरी की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि एक यूनिकनेस की बात आ जाती है कि हमें किसी भी यूजर की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी की से ही कर सकते हैं। यूनिक की हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी की। तो सी का आ जाएगा फर्स्ट सॉरी, तो सी का फर्स्ट आते ही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और एक्सटर्नल स्कीमा स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर से हमारा क्या आता है, हम व्यू को डिफाइन करते हैं डाटाबेस का, पर्टिकुलर की कैसा होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, फिजिकल लॉजिकल क्या क्या होती है उसके अंदर डिपेंडेंसी। तो ये सारा हमारा आ गया एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो बी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हमने बेसिक डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स भी पढ़े हुए हैं ना, हम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस थोड़ा हमें माइंड को एक्टिव रखना है कि किस तरीके से पूछना है। इसमें देखो, इसमें बोला उसने, अब हमें टेबल्स को, मतलब नॉर्मलाइजेशन का टेबल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर टेबल्स को वो नॉर्मलाइज करके नहीं देगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो क्या फायदा नॉर्मलाइजेशन का। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसमें पूछा है कि हमने डिकम्पोज कर लिया एक स्कीमा को, दो आर था हमारे पास ए बी सी, उसको हमने डिवाइड कर लिया R1 एंड R2 के अंदर। ठीक है, तो इसने बोला वो हमेशा लॉसलेस होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है, इसमें से हमें ट्रू बताना कौन सा होगा। और सेकंड उसने बोला है द डिकम्पोजिशन ऑफ स्कीमा R A B C D E हैविंग A B, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है हमें, इनटू R1 इज इक्वल टू A B D एंड R2 इज इक्वल टू A C D। तो इसका आंसर D2 ही क्यों आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड में एक तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ठीक है, और हमें हमेशा टेबल जब भी हमें गिवन हो एक स्कीमा से दो या तीन जितने भी, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे ये है, इसमें A है, इसमें भी A है, तो ये चीज हमारी कॉमन होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज, इन सबको कंबाइन करके हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो A B C D E, A B D C और फिर D और फिर E, मतलब इससे सारे के सारे एलिमेंट भी क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ये देखो D, ये दो है, दो एलिमेंट्स है कॉमन। ठीक है, दो चीजें पूरी होगी। थर्ड, हमें हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होनी चाहिए। उन्हीं से तो पता चलेगा ना हमें, अगर उनके क्लोजर निकालेंगे हम, तो इन दोनों में जो गिवन है हमें कॉमन एट्रीब्यूट्स, वो प्राइमरी की है भी या फिर नहीं है, कैंडिडेट की है भी या नहीं है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए हमें हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होनी चाहिए। उसी से हमें पता चलता है कि जो डिकम्पोजिशन हुआ है हमारा वो लॉसलेस है या फिर नहीं है। तो इसमें सिर्फ यही था कि अगर इसमें हम चेक करें कि ए बी और ए सी, तो कॉमन एट्रीब्यूट तो गिवन है इसमें, और दो टेबल भी सही है, ए बी सी से हमारे एलिमेंट भी कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन नहीं है। तो इसमें हमें क्या पता कि ये जो गिवन है हमने कॉमन एट्रीब्यूट जो लिया वो हमारी प्राइमरी की है भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो ये रही फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट गिवन इफ वी टेक बी सी और सी ए, इट इज लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसी डिकम्पोजिशन है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं गिवन होगी, वो हमारा लॉसी डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट हमारे कैंडिडेट या प्राइमरी की को कंटेन कर रहे हैं नहीं है, वो हमें श्योरिटी फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही मिलती है उसके क्लोजर्स निकाल के। तो इसका आंसर इसलिए D2 आया। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है कि रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा नॉर्मलाइजेशन इज नॉट फॉर। अब फिर से नॉट पूछ लिया उसने, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही सीधा जवाब दे देते हैं इसका। तो नॉर्मलाइजेशन हम किस लिए यूज करते हैं, एलिमिनेटिंग अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए, नंबर ऑफ एनोमलीज को एलिमिनेट करने के लिए, इंसर्शन और डिलीशंस के अंदर होती है, ensuring that functional dependencies are enforced। ठीक है, तो ये सारे तो सही लिखे हुए हैं।
तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जॉइंट्स, हम नंबर ऑफ जॉइंट्स को कभी भी रिड्यूस नहीं करते नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए फर्स्ट। तो ये हमारे गोल है, इसके 3 जो लिखे हुए हैं वो हमारा वो नहीं है कि हम उसको उड़ाई जॉइन को ही उड़ा देते हैं, तो ये चीज नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। उसने फॉल्स पूछा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो फिर से डिकम्पोजिशन वाला आ गया। अब इसमें इसने पहले ही गिवन है, ठीक है। तो कंसीडर द टेबल R with attributes A, B and C. The functional dependencies that hold on R are A to B and C to AB. Which of the following statements are true? तो हम R1 को किसमें C और A में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे R2 टेबल को हमने A और B के अंदर इज लॉसलेस, ठीक है। और अब सॉरी R1 A and B and R2 B and C is lossy। तो ठीक है, ये बिल्कुल लॉसी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें कॉमन एट्रीब्यूट ए लिया उसने, और नीचे वाले इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। हमें इनके कुछ वो होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, ये लगा के देखने पड़ते हैं हमें, ठीक है। अगर हम इन दोनों को करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो इसमें से कॉमन हमारा क्या आएगा, ए। तो ए हमारी क्या होगी, सुपर की होगी, तो इसलिए क्या हो गया, लॉसलेस जॉइन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास बी है, तो ये सुपर की नहीं है। बी सुपर की क्यों नहीं होगी हमारी, क्योंकि इसमें जो हमने आर, ये देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी गिवन है ना, एरी बी किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को जनरेट नहीं कर रही है, ठीक है। किसी के ऊपर वो नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये बी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये सुपर की नहीं हो सकती। ए हमारा क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, तो इसलिए हम ए को सुपर की बोल सकते हैं और बी को नहीं। अगर इसका क्लोजर भी निकाल के देखेंगे ना तब भी पता चल जाएगा। तो बी हमारी कभी भी अकेली सुपर की में नहीं आएगी, तो इसलिए ये हमारा लॉसी हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट। ये हमारे गिवन है कि हमें लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन फंक्शनल डिपेंडेंसी से कैसे चेक करनी चाहिए। सबसे पहले तो यूनियन करके देखना है, ठीक है। R1 मस्ट बी इक्वल टू R2, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमारे। यूनियन करेंगे हम। फिर सेकंड, उसको जो इंटरसेक्शन होना चाहिए R1 और R2 का, वो क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा ये होता है। थर्ड वाला जो स्टेप हम करते हैं ना, वो ये होता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है ना किसी भी की के लिए, तो एटलीस्ट उसके अंदर एक रिलेशन होना चाहिए दोनों टेबल में से, 1 और 2 में से। इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, कुछ भी हो, एक रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमारी 3 स्टेप होते हैं लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। अब फिर से हमें एक स्कीमा गिवन है, ठीक है। उसमें हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, m डिपेंड ऑन n and p q, p to q, देन द डिकम्पोजिशन ऑफ r इनटू, अब उसने r1 को mn और pq में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आगे। तो उसने पूछा है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइन, ठीक है। तो लॉसलेस जॉइन तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वही ये नहीं है कि कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो, ये सेकंड वाला तो वैसे एलिमिनेट हो गया, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइन, ठीक है। उसके बाद लॉसलेस जॉइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी लॉसलेस जॉइन लिखा हुआ है। नाइदर, अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ, कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी नहीं है और लॉसलेस जॉइन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी हमेशा प्रिजर्व होती है किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही है, इसलिए यहाँ पे आ गया कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है बट लॉसलेस नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं गिवन है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला है उसने, एक रिलेशन गिवन है ABCD का, डोमेन है हमारे पास 4, तो उसमें डिपेंडेंसी गिवन है A to C, B to D। अब उसने बताना है कि रिलेशन किस में है, तो इसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता। हमारा आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड ही चेक करेंगे, तभी तो थर्ड पे जाएंगे ना। जब फर्स्ट सेकंड में ही नहीं होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे हो सकता है, तो इसलिए बिल्कुल
बेसिक से स्टार्ट किया करो कि पहले फर्स्ट वाली नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे, फिर फर्स्ट वाले में तो हर कोई होता है तो सेकंड वाला चेक किया हमने सबसे पहले। तो कैंडिडेट की अगर इसकी फाइंड आउट करेंगे तो ए बी सी डी का ए से सी, तो ये बी सी एन एफ में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेफ्ट साइड में हमारी कैंडिडेट की नहीं है या फिर सुपर की नहीं है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने की, कि हम कैसे टाइम बचाकर अपना जल्दी से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हमें ज्यादा टाइम मिल सके। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाएगा इन RDBMS डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग दिस टेक्निक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज। तो अभी हम जो टॉपिक करते आ रहे हैं वही पूछा है कि एनोमलीज को मॉडिफाई करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए हम टेबल्स के अंदर किस चीज का यूज करते हैं सॉरी, तो नॉर्मल फॉर्म्स का हम यूज करते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स इसमें वही लिखा हुआ है क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है हमारी, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी, फंक्शनल डिपेंडेंसी करेंगे। इसके बाद हम सारा का सारा टॉपिक जितना भी है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर ही करेंगे कि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट पूछा हुआ था, ये वर्ड्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, 1 NF, फर्स्ट NF, सेकंड NF, BCNF, ठीक है, उसके बाद लूजलेस जॉइन, डिकम्पोजिशन, प्रिजर्विंग, ये सारी चीजें आ रही थी, तो इसलिए पहले आज नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट किया है, उसके बाद कल हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसने बोला है कि if every known key attribute is functionally dependent on the primary key then the relation is in, तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गया प्राइमरी की, प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स वाली हमारी कौन सी फॉर्म थी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म थी। तो अगर हमने ध्यान से इनको पढ़ा है ना, समझा भी है, तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस वहीं से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा मोल्ड करके लिख देते हैं, वो चीजें हमारी सेम ही रहती हैं। तो इन सब चीजों में वही लिखा जो भी हम पढ़ के आए थे फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट एनएफ क्या होता है, सेकंड एनएफ क्या होता है, थर्ड एनएफ क्या है, बीसीएनएफ क्या है, तो ये आप पढ़ लेना। अगर कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे या फिर लिखना चाहे तो वो भी आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। उसके बाद आ जाता है कि हमें एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, वेर ईच एट्रीब्यूट इज एटॉमिक एंड द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एग्जिस्ट, तो हमें बताना है रिलेशन क्या है। तो इसमें हमारा पता क्या है, इसमें हम ऐसे ही निकालेंगे कि देखेंगे कि CH से हमारा G जनरेट हो रहा है, CH हमें क्या गिवन है, CH हमें दे रहा है G, एरोबिक मेथड से क्या है, A से हमारा BC आ रहे हैं दोनों भी दोनों, ठीक, कहाँ गया ये, हाँ ड्राइंग बड़ी बेकार हो गई है भाई मेरी। B से CFH, C भी आ गया, F आ जाएगा, H के ऊपर भी एरो हो गया, ठीक है, A के ऊपर भी आ जाएगा और EG के ऊपर भी आ गया, तो बचा क्या हमारा D। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ सीधा सीधा, हमारा एसेंशियल प्राइम एलिमेंट बच गया D, मतलब इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं है, इसको किसी ने भी क्या नहीं किया है, आगे एलिब्रेट नहीं किया है, तो इसको हम इसके साथ हम बाकी कैंडिडेट की क्या निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे सारा का सारा, तो इसलिए ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट की निकालेंगे ना हम सबके साथ D आएगा, D का क्लोजर निकालना ही पड़ेगा हमें। तो ये सारे के सारे CDGH और इनसे हम कोई सारे वर्ड्स का इनका क्लोजर नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो कोई भी इनमें से क्या नहीं है, कैंडिडेट की नहीं है। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, जैसे A से BC, B से CFH और F से EG, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते तभी हमारा सेकंड एनएफ होता है, लेकिन यहाँ पे तो पार्शियल डिपेंडेंसी हम रिमूव कर ही नहीं पाए, ठीक है, इसके अंदर तो डायरेक्ट दिख रही है, तो हमारा रिलेशन अगर 2NF में ही नहीं है तो थर्ड एनएफ में क्या होगा, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया सिर्फ फर्स्ट एनएफ में है, सेकंड एनएफ में नहीं है सॉरी। ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ ये वैसे इसमें पूछा ही है डिपेंडेंसी, प्रिजर्विंग और लॉसलेस जॉइन के बारे में सॉरी। इसमें अब पता है क्या है, इसमें ऐसे गिवन दे दिया कि A से B, B से C, C से D, D से B, मतलब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर A और B दे रखा है, B और C दे रखा है, तो B से C भी आ रहा है, ठीक है, C से D भी आ रहा है, तो ऐसे इनको इंटरलिंक करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आ जाएगा ये डिपेंडेंसी, प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइन। देखो अगर हम R1 और R2 का यूनियन करें, जो भी हम 3 स्टेप्स पढ़ के आए थे लॉसलेस जॉइन को चेक करने के लिए, हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या मिला, B मिला R1 और R2 में से दो टेबल्स के अंदर से, तो यहाँ से हम BCD कर सकते हैं, ठीक है, अभी हमारा क्या आ गया
कॉमन एट्रीब्यूट आ गया। तो इसका अगर हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, लॉसलेस आ जाएगा, क्योंकि ABC तीनों क्या आ गए इसके अंदर, एलिमेंट आ गए। सेम चीज R1 डैश एंड R3, मतलब R1 और R3 के अंदर किया हमने, उसमें भी हमारे पास RB और PC यही थे ना, हाँ यही है। इसके अंदर भी हमारा कॉमन क्या आ गया, B आ गया। तो ठीक है, B से हमारे पास इसमें वो किया हमने, इंटरसेक्शन किया, तो हमारा BCD आ गया। B अब इन दोनों में कॉमन है, तो इसका भी अगर हमने क्लोजर फाइंड आउट किया तो हमारा कौन सा रिलेशन ड्राइव हुआ, R3 हुआ है। ठीक है, R3 हमारे पास क्या था, BD। तो हमारे रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट आ गए, ABCD दोनों को कंबाइन करेंगे अगर हम अलग अलग, तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट है और सारे एलिमेंट भी आ गए। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, लॉसलेस जॉइन हो गया। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन करके देखेंगे। डिकम्पोजिशन में हम करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करके कि A B पे डिपेंडेंट है, B C पे एंड D B पे डिपेंडेंट है, तो उनका क्लोजर निकाल लेते हैं। ठीक है, उनमें चारों के चारों एलिमेंट आने चाहिए, ABCD, तो इसमें भी आ रहे हैं। F उन एक एलिमेंट को इन्वॉल्व करके और फिर दोबारा उसको विदाउट इन्वॉल्वमेंट के भी देखते हैं, तो वो चीज हमारी आ जाती है डिकम्पोजिशन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम F का क्लोजर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें सारे के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। तो हमारा डिकम्पोजिशन करने के बाद भी हमारे सारे के सारे टेबल हमें सारे एलिमेंट दे रहे हैं, और उसमें कॉमन एलिमेंट जो हमारे वो कैंडिडेट की या फिर हमारी प्राइमरी की का भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइन। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ER मॉडल विल ऑलवेज बीन। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। कोई भी ER मॉडल से अगर हम कोई भी रिलेशन प्रोड्यूस करेंगे ना, तो वो हमेशा फर्स्ट NF में ही होता है। सबसे पहले एटॉमिक वैल्यू उसी तो लेंगे ना हम वहां से, उसके बाद ही आगे सेकंड NF थर्ड NF में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट NF। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस किए आज हमने, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आई होप कंप्लीट हो गया होगा। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चंस आते हैं हमें, इसके आगे हम कल करेंगे कंप्लीट। पहले लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए बट चलो फिर भी करवा देती हूँ। इन रिलेशनल डेटाबेसेस इफ रिलेशन R is in PCNF then which of the following is true about relation। तो इसका सॉल्यूशन खुद ही बता देना, वैसे तो देख लिया है, इससे पहले ये बता देती हूँ मैं। देखो, हम पूरा नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सबसे अलग होता है हमारा 1NF, इसके अंदर सारे के सारे आते हैं। फिर हमारा आता है 2NF, 2NF में सिर्फ 1NF और 2NF आता है, फिर 3NF, फिर BCNF। ठीक है, उसके बाद 4NF में हमारी मल्टी वैल्यूड होती है ड्राइव, और 5NF में जॉइंट होते हैं हमारे। जॉइंट्स का हम यूज करते हैं जो एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह के अंदर, तो वो हमारा 5NF में आता है। तो ये हमारा एक डायग्राम है, इसे याद रखना। BCNF के अंदर 3NF 2NF 1F सारे के सारे आएंगे, ठीक है, और 3NF के अंदर 2NF 1F सब आएंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना है इनको, कि हमारी ये सारी चीजें एक ग्राफ के अंदर अगर माइंड में बैठ गई ना, तो हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसने बोला है कि अगर BCNF में हमारा रिलेशन, तो वो रिलेशन के बारे में क्या ट्रू होगा, अगर BCNF में तो उसमें 2 और 3NF तो होगा ही होगा ना, तो इसलिए D ऑप्शन आ जाएगा कि वो 2NF में भी होगा और 3NF में भी होगा। तो आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया भी हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस मोल्ड होके आते हैं एंड कैसे हमें सोल्व करना है इन सबको। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन भरा होता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर डिस्कस करूंगी मैं, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ। हैव ए नाइस डे। राधे राधे।